नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर नजर डाल रहे हैं, ओरका सागर का राजा। हाँ। हमारा मकसद है इन शानदार समुद्री जीवों, जिन्हें हम किलर व्हेल भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ खास बातें जानना। बिल्कुल। ये सिर्फ शिकारी नहीं है ना, बल्कि बेहद बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी भी। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। सही कहा। देखिए, ऑर्का या ऑर्सिनस ऑर्का ये असल में डॉल्फिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, तकनीकी रूप से व्हेल नहीं। अच्छा। ये बात तो कई लोग नहीं जानते होंगे। हाँ बिल्कुल। ये करीब 32 फीट तक लंबे हो सकते हैं और वजन 6 टन तक। लेकिन जैसा आपने कहा, इनका जो असली महत्व है वो सिर्फ आकार नहीं है, वो इनकी जबरदस्त बुद्धि है, इनके सामाजिक ताने बाने और समुद्र की दुनिया पर इनका जो असर है वो कमाल का है। स्रोत बताते हैं कि ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मतलब हर महासागर में, ठंडे आर्कटिक से लेके गर्म ट्रॉपिकल समुद्रों तक। हाँ, ये लगभग हर समुद्री माहौल में मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये हर जगह एक जैसे नहीं होते। अच्छा, कैसे अलग होते हैं? इनके कई प्रकार होते हैं जिन्हें हम इकोटाइप कहते हैं। ये शारीरिक रूप से और व्यवहार में भी अलग होते हैं। जैसे कुछ हैं जो सिर्फ मछली खाते हैं, उन्हें रेजिडेंट कहते हैं। ओके। कुछ हैं जो समुद्री स्तनधारियों का शिकार करते हैं, सील, पेंगुइन वगैरह, वो ट्रांजिएंट कहलाते हैं। और फिर ऑफशोर भी हैं जो खुले समुद्र में ज्यादा रहते हैं। तो मतलब हर ग्रुप का अपना खास तरीका है जीने का। हाँ बिल्कुल, हर प्रकार अपने खास माहौल और शिकार के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। ये दिखाता है कि ये कितने अडेप्टेबल हैं। और शिकार की बात करें तो ये तो मतलब टॉप पर हैं। स्रोत कहते हैं इनका कोई प्राकृतिक शिकारी है ही नहीं। सही। यहाँ तक कि ग्रेट व्हाइट शार्क भी इनसे बचती है। ऐसा क्यों है? बल्कि ये शार्क का शिकार कर लेते हैं, खासकर लिवर का। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं। देखिए, शार्क का लिवर पोषक तत्वों से भरपूर होता है, खासकर स्क्वालिन जैसे तेल। शायद ये ऑर्का के लिए जरूरी है। और इन्हें समुद्र के भेड़िए भी कहते हैं, पता है? क्योंकि ये झुंड में शिकार करते हैं। हाँ, सुना है। सील, पेंगुइन, यहाँ तक कि बड़ी व्हेल के बच्चों का भी। इनकी शिकार की योजनाएं वो बहुत सोची समझी और संगठित होती हैं। ये संगठन और योजना, ये तो जाहिर है इनकी बुद्धिमत्ता से जुड़ा होगा। दस्तावेज इन्हें पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिनता है। हाँ बिल्कुल, इनका मस्तिष्क बहुत बड़ा और जटिल होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत बताते हैं वो है इनकी अलग अलग बोलियां, डायलेक्ट्स। क्या मतलब है इसका? अलग अलग समूहों की अपनी भाषाएं। हाँ बिल्कुल, ये पॉड्स में रहते हैं, मतलब पारिवारिक समूह, और हर पॉड की अपनी अनोखी बोली होती है। कमाल है। ये क्लिक, सीटी और खास तरह की आवाजों का एक जटिल ताना बाना है। और जो बात इसे असाधारण बनाती है ना, वो ये है कि ये बोलियां सीखी जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जेनेटिक नहीं है, ये कल्चरल ट्रांसमिशन है। अच्छा, मतलब आनुवांशिक नहीं बल्कि सीखा हुआ। हाँ, ये जानवरों की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम संस्कृति को कैसे देखते हैं। सही बात है। बच्चे अक्सर पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ रहते हैं, और जो बूढ़ी मादाएं होती हैं, मतलब मेनोपॉज के बाद वाली, जी, जिन्हें नानियां कह सकते हैं, वो अक्सर समूह का मार्गदर्शन करती हैं, अपना ज्ञान और अनुभव बांटती हैं। हर परिवार की अपनी संस्कृति, ये तो सोचने वाली बात है। और ये बुद्धिमत्ता इनकी शिकार तकनीकों में भी दिखती होगी। स्रोत वेव वॉशिंग का जिक्र करता है। हाँ, वेव वॉशिंग एक कमाल का उदाहरण है। अंटार्कटिका में ये होता है। ऑर्का मिलकर काम करते हैं। कैसे? वो एक साथ तैरकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं कि बर्फ की चट्टान पर आराम कर रही सील पानी में गिर जाए। अरे वाह! ये सिर्फ शिकार नहीं है, ये जबरदस्त टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का नमूना है। और भी तकनीकें हैं, जैसे पेटागोनिया में किनारे पर आकर सील पकड़ना, या नॉर्वे में मछलियों को घेरकर अपनी पूंछ से मारकर बेहोश करना। बहुत परिष्कृत तरीके हैं इनके। अब आते हैं इनके नाम पर, किलर व्हेल। स्रोत के हिसाब से ये नाम नाविकों से आया, जिन्होंने इन्हें बड़ी व्हेल का शिकार करते देखा था। हाँ बिल्कुल, और असल में उन्हें व्हेल किलर कहा गया था शुरू में, जो बाद में उलट गया और किलर व्हेल बन गया। अच्छा। और एक जरूरी बात जो स्रोत साफ करते हैं, जंगली ऑर्का ने आज तक कभी किसी इंसान को जानबूझकर नहीं मारा है। कोई रिकॉर्डेड घटना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। लेकिन कैद में स्थिति अलग है। हाँ, कैद में बिल्कुल अलग। वहां तनाव होता है, जगह की कमी होती है,
इस वजह से आक्रामकता की कुछ घटनाएं हुई हैं और इसी वजह से समुद्री पाकों की काफी आलोचना भी होती है। स्रोत साफ बताते हैं कि कैद इन सामाजिक और इतने बुद्धिमान जीवों के लिए मानसिक रूप से बहुत हानिकारक हो सकती है। दुख की बात है कि आज जंगली ऑर्का के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद हम इंसानी हैं। स्रोत प्रदूषण का जिक्र करते हैं, जैसे पीसीबीज। हाँ, पीसीबीज जैसे औद्योगिक रसायन, ये इनके शरीर में जमा हो जाते हैं, फूड चेन में ऊपर तक पहुंचते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। और जहाजों का शोर, भोजन की कमी। बिल्कुल, जहाजों का बढ़ता शोर इनके संचार और नेविगेशन में बाधा डालता है, और भोजन की कमी भी एक बड़ी समस्या है। जैसे प्रशांत महासागर में कुछ आबादी के लिए चिनूक सैल्मन मछली की कमी, ये बहुत चिंताजनक है। और फिर जलवायु परिवर्तन भी है, वो इनके रहने की जगहों को, इनके शिकार के पैटर्न को बदल रहा है। तो इनके संरक्षण के लिए, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, एक ग्लोबल लेवल पर समझ और कोशिश की जरूरत है। तो इन दस्तावेजों से जो सार निकलता है वो ये कि ओर्का सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये समुद्र में संतुलन, गहरी बुद्धिमत्ता और जटिल पारिवारिक रिश्तों का एक प्रतीक है। निश्चित रूप से ये जीव हमें समुद्र की जटिल प्रणालियों की और उस प्राचीन बुद्धिमत्ता की याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह पर मौजूद हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने को भी मजबूर करते हैं ना, कि क्या हम इंसानों के अलावा भी पृथ्वी पर जटिल संस्कृतियां और गहरे भावनात्मक बंधन मौजूद हैं जिन्हें शायद हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।